ठंडी सुबह थी और उत्तरी भारत के एक गहरे हरे भरे जंगल में एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ियों के लिए भटक रहा था। सांसों की आवाज। दादाजी जयानंद। उनकी उम्र लगभग 75 साल थी और हर कदम पर उनके घुटने कड़ाके की ठंड में कांपते थे। वह जंगल में जाते थे जैसा कि वह सालों से करते आ रहे थे, शिकार के लिए नहीं, न ही बड़े पेड़ काटने के लिए, सिर्फ जमीन पर बिखरी सूखी टहनियों को इकट्ठा करने के लिए, ऐसी छोटी लकड़ियां जो शायद बिक सकें या कम से कम पानी गर्म करने के काम आ सकें। उन्हें पता था कि यह जंगल कभी उनका था। यह सब बदलने से पहले, सब कुछ खोने से पहले, यह जमीन उनकी थी। अरे ओह बुढ़े, एक तेज कठोर आवाज ने जंगल की शांति को भंग कर दिया। दादाजी जयानंद जहां के तहां रुक गए। उनकी पीठ पर सूखी लकड़ियों का एक छोटा सा गट्ठर था। उनकी ओर 3 आदमी बढ़े, जिनकी वर्दी किसी निजी सुरक्षा एजेंसी या अर्धसैनिक बल से मिलती जुलती थी, लेकिन वह एक निजी सुरक्षा कर्मी दल के थे। उनमें से एक ने कड़े स्वर में पूछा, तुम किसकी अनुमति से जंगल से लकड़ी चुरा रहे हो? दादाजी ने डरते हुए गट्ठर को जमीन पर रखा और कांपते हाथों से उन्हें देखा। बेटा, मैं तो बस सूखी लकड़ियां उठा रहा हूं जो अपने आप जमीन पर गिर जाती हैं। यह जंगल अब एक बड़ी कंपनी की संपत्ति है। बुढ़े, तुम्हें यहां कदम रखने का भी कोई हक नहीं है। उनमें से एक सुरक्षाकर्मी ने उन्हें धक्का दिया। बेटा, लेकिन यह जमीन कभी मेरी थी, दादाजी ने धीरे से कहा। उनकी हंसी जोरदार और क्रूर थी। तुम्हारी जमीन? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? यहां से दफा हो जाओ। एक जोरदार घूंसा दादाजी की कमजोर पसली पर पड़ा। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हटे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर दर्द के कारण नहीं, बल्कि इस दर्दनाक सच्चाई के कारण कि कोई भी उन पर विश्वास नहीं करेगा। किसी को परवाह नहीं थी कि यह जंगल कभी उनका था। लकड़ियों का छोटा गट्ठर उनसे छीन लिया गया और जमीन पर फेंक दिया गया। उन्हें एक बड़े अपराधी की तरह घसीटा गया और ले जाया गया। जिन लोगों ने उन्हें देखा, वे बस दूर हट गए, एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति के भाग्य पर शोक मनाते हुए जिसने सब कुछ खो दिया था। किसी को पता नहीं था या किसी को परवाह नहीं थी कि जिस व्यक्ति को वे घसीट रहे थे वह उस जमीन का असली वारिस था जिसे कंपनी हड़पने की कोशिश कर रही थी। कुछ घंटों बाद दादाजी जयानंद अदालत के कटघरे में खड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनकी हथेलियां कसकर बंधी थीं। पीछे फुसफुसाहटें थीं जो उनके कानों में जहर घोल रही थीं। देखो, लगता है हमेशा से चोर ही रहा होगा। न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति ने अपना हथौड़ा एक बार बजाया। प्रतिवादी जयानंद, आप पर कंपनी की निजी भूमि से लकड़ी चोरी करने का आरोप है। आप इस आरोप के बारे में क्या कहना चाहते हैं? दादाजी जयानंद ने सामने देखा। उनकी आंखें भरी हुई थीं, डर से नहीं, बल्कि उस जगह पर एक अजनबी महसूस करने के कारण जो कभी उनका घर होना चाहिए था। मान्यवर, उनकी आवाज़ धीमी थी, लगभग अनसुनी, मैंने चोरी नहीं की। मैं तो सिर्फ जंगल से गिरी हुई सूखी लकड़ियां ले रहा था, जो अब भी मेरी जमीन का हिस्सा है। एक आदमी, कंपनी का सुरक्षा अधिकारी, वही जिसने दादाजी को पकड़ा था, आगे आया। मान्यवर, मैंने इस आदमी को जंगल में घूमते देखा। पहले तो मुझे लगा कि यह भटक गया है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि यह चोरी कर रहा है। हमने इसे पहले भी चेतावनी दी थी। प्रतिवादी अक्सर चुपके से लकड़ी ले जाता रहा है। सुरक्षा अधिकारी ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। पूरे कमरे में फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। लोग सिर हिलाने लगे। अब तो पक्का है, यह आदमी अक्सर चोरी करता था। सरकारी वकील दादाजी जयानंद की ओर बढ़े। उनकी आंखों में विश्वास था कि वह यह केस जीत जाएंगे। श्री जयानंद, क्या आपके पास कोई सबूत है कि जो लकड़ी आपने उठाई वह कंपनी की नहीं थी? कटघरे में खड़े दादाजी ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज कमजोर थी। वह लकड़ी कंपनी की नहीं थी, वह पेड़ से अपने आप गिरी थी। मैं तो बस अपनी जरूरत के लिए उसे उठा रहा था। सरकारी वकील थोड़ा मुस्कुराए। प्रतिवादी खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, भले ही लकड़ी गिरी हुई हो, पर वह कंपनी की जमीन पर थी और बिना अनुमति के उसे उठाना भी एक दंडनीय अपराध है। कमरे में लोग सरकारी वकील की बात से सहमत होने लगे। उनकी नजरें दादाजी को नीचा दिखा रही थीं। दादाजी चुप रहे। उन्हें पता था कि वह कुछ भी कहें, कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। उनके लिए यह अदालत सच्चाई खोजने की जगह नहीं थी। यह सिर्फ एक ऐसी जगह थी जहां शक्तिशाली लोग कमजोरों को कुचलते थे। तभी एक नौजवान आत्मविश्वास से भरा हुआ कमरे में तेजी से दाखिल हुआ। वह काला कोट पहने हुए था। मान्यवर, मैं अधिवक्ता वीरेंद्र एडवोकेट वीरेन हूं और मैं प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं। न्यायाधीश ने भौहें चढ़ाईं। श्री वीरेंद्र, आप इस समय क्यों आ रहे हैं? वीरेंद्र ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। मान्यवर, मैं मानता हूं कि प्रतिवादी को गुमराह किया गया है,
और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बिना एक बड़ी कंपनी द्वारा उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया है। अगर यह अदालत इस तथ्य को अनदेखा करना चाहती है तो मैं इस जमीन के असली मालिकाना हक पर एक रिट याचिका दायर करूंगा। वीरेंद्र ने एक पुराना मुड़ा तुड़ा दस्तावेज न्यायाधीश की मेज पर रखा। मान्यवर, यह जमीन के कागजात हैं। यह दस्तावेज इस समय क्यों सामने आया? क्योंकि इतने सालों तक इसके असली मालिक को पता भी नहीं था कि जमीन पर उनका हक अब भी बरकरार है। कमरे में सन्नाटा छा गया। जो लोग पहले ताना मार रहे थे उन्होंने अब एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। गांव के कुछ बूढ़े लोगों को दूर की धुंधली याद आई कि जमीन हड़पने से पहले एक बूढ़ा मालिक अचानक गायब हो गया था और अब वह उनके सामने बैठा था। मान्यवर, अगर यह सच भी है तो भी प्रतिवादी ने बिना अनुमति के लकड़ी उठाई, सरकारी वकील ने हकलाते हुए कहा। वीरेंद्र ने सिर हिलाया। कोई व्यक्ति अपनी ही जमीन से चीजें कैसे चुरा सकता है? न्यायाधीश ने दस्तावेज को फिर से देखा। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने दस्तावेज मेज पर रखा और सरकारी वकील की ओर देखा। क्या कंपनी के पास कोई वैध दस्तावेज है जो यह साबित करता हो कि यह जमीन प्रतिवादी से कानूनी रूप से खरीदी गई थी? सरकारी वकील चुप थे। उन्होंने बगल में बैठे कंपनी के प्रतिनिधि की ओर देखा, जो अब चिंतित दिख रहा था। कंपनी के दस्तावेज तो होंगे? मान्यवर। मान्यवर, न्यायाधीश ने एक बार जोर से हथौड़ा बजाया। अगर हैं तो मैं उन्हें देखना चाहता हूं। यह अदालत आपको आदेश देती है कि आप वे दस्तावेज पेश करें। दादाजी जयानंद के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। मुझे पता नहीं था कि वह जमीन अब भी मेरे नाम पर है, उन्होंने धीरे से कहा। पहले मैं बस एक गरीब किसान था। उन्होंने मुझे डराया, धमकाया। उन्होंने कहा कि मैं यहां नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि वह कागजात ला रहे हैं और फिर उन्होंने मुझे भगा दिया। मैं पढ़ना लिखना भी नहीं जानता था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे किस कागज पर दस्तखत करवाए थे। उन्होंने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा कि मुझे जाना होगा, कि अब मेरा यहां रहने का कोई हक नहीं है। मैंने अपना घर, अपने खेत सब खो दिए। मैं बस चला गया। सरकारी वकील ने हस्तक्षेप किया। क्या इसका कोई सबूत है कि कंपनी ने जमीन गैरकानूनी तरीके से खरीदी? सरकारी वकील अभी भी चुप थे। न्यायाधीश ने सवाल दोहराया, इस बार और कड़े स्वर में। क्या कोई दस्तावेज है जो यह साबित करता हो कि यह जमीन श्री जयानंद से कानूनी प्रक्रिया के तहत खरीदी गई थी? सरकारी वकील को पसीना आ गया। हमें फिर से जांच करनी होगी, मान्यवर। वीरेंद्र मुस्कुराया और आगे बढ़े। मान्यवर, मुझे लगता है कि हम सब जवाब जानते हैं। सरकारी वकील ने उसकी ओर घूर कर देखा। आप बिना सबूत के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। वीरेंद्र ने सिर हिलाया। ठीक है, तो आइए सबूत देखते हैं। अगर कंपनी के पास वैध मालिकाना दस्तावेज हैं तो उन्हें अभी पेश करें। न्यायाधीश ने हथौड़ा बजाया। मैं सरकारी वकील को इस जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज पेश करने के लिए 24 घंटे का समय देता हूं। यदि कोई दस्तावेज नहीं मिला तो प्रतिवादी पर लगे चोरी के आरोप खारिज कर दिए जाएंगे। कमरे में कोलाहल मच गया। न्यायाधीश ने एक बार फिर जोर से हथौड़ा बजाया। अदालत को बाजार नहीं बनने दिया जाएगा। एंड अ लॉन्ड ऑफ द मैनर क्राइड को। उन्होंने कंपनी के प्रतिनिधियों की ओर देखा। यह सिर्फ दादाजी जयानंद के खिलाफ एक मुकदमा नहीं था, बल्कि यह उनके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत थी। मैं आदेश देता हूं कि दादाजी जयानंद को किसी भी प्रकार की हिरासत या प्रतिबंध से मुक्त किया जाए जब तक कि सरकारी वकील द्वारा वैध सबूत पेश नहीं किए जाते। कमरे में फिर से फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। सरकारी वकील तुरंत उठ खड़े हुए। मान्यवर, प्रतिवादी को लकड़ी चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। हम उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। वीरेंद्र ने तीखे ढंग से देखा, अपनी ही जमीन से लकड़ी उठाते हुए। सरकारी वकील ने मेज पर अपनी मुट्ठी भींची। मान्यवर, इस जमीन के मालिकाना हक की स्थिति अभी भी बहस का विषय है। न्यायाधीश ने एक पल के लिए रुककर स्थिति का आकलन किया। अंत में उन्होंने आह भरी। ठीक है, चूंकि चोरी का यह आरोप सीधे तौर पर जमीन के अपुष्ट स्वामित्व से जुड़ा है, इसलिए प्रतिवादी को दोषी नहीं माना जा सकता जब तक कि अधिक मजबूत सबूत पेश न हो। इसलिए मैं फैसला करता हूं कि अगली सुनवाई कल होगी। दादाजी जयानंद को बिना किसी बंधन के जाने दिया जाए। दादाजी ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखें, जो इतने सालों से बेजान थीं, पहली बार चमक उठीं। उन्हें जाने की अनुमति दी गई थी, कलाई पर बिना किसी हथकड़ी के। अदालत के बाहर शाम हो चुकी थी। वीरेंद्र उनके पास आया। दादाजी, सब ठीक है। लड़ाई अभी शुरू हुई है, लेकिन अब आपके पास एक उम्मीद है। दादाजी जयानंद कांपते हाथों से वीरेंद्र की बांह पकड़ ली। यह मेरी जमीन है, मेरी जमीन है। उनकी आवाज भर्रा गई। वह जानते थे कि कंपनी ने उनकी जमीन को बिना किसी मुआवजे के गैरकानूनी तरीके से हड़प लिया था।
उन्होंने बस अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करके दादाजी को भगा दिया था। मैं सोचता था कि मैं मूर्ख हूं, कि मैं गलत हूं, कि मैं अपनी चीज़ों की रक्षा करने में नाकाम रहा। दादाजी की आवाज़ कांप रही थी। मैंने अपनी पत्नी को खो दिया, मैंने सब कुछ खो दिया, और जिसने यह किया वह अब भी आज़ाद घूम रहा है। वीरेंद्र चुप रहा। वह जानता था कि यह सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के बारे में नहीं था, बल्कि उस अन्याय के बारे में था जो दादाजी ने इतने सालों तक सहा था। दादाजी जयानंद ने गहरी सांस ली और हल्के से मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो दर्द से भरी थी। काश मुझे पता ही न होता, उन्होंने कहा। वीरेंद्र ने उन्हें उलझन में देखा। अब भी कुछ ऐसा है जिसके लिए बाहर की दुनिया में लड़ा जा सकता है, दादाजी ने कहा। रात उस अनिश्चित प्रश्न पर उतर आई। दादाजी जयानंद अपनी जीती हुई जमीन के साथ अगले दिन की ओर कैसे बढ़ेंगे? अगले दिन दादाजी जयानंद अदालत में अकेले बैठे थे। वीरेंद्र उनके बगल में खड़ा था। कंपनी के प्रतिनिधि और सरकारी वकील तनाव में थे। कल जो सरकारी वकील इतने आत्मविश्वास में थे, वह अब कुछ परेशान दिख रहे थे। उनके हाथ में एक भूरे रंग का लिफाफा था जिसे वह तुरंत नहीं खोल रहे थे। न्यायाधीश ने हथौड़ा बजाया। हम कार्यवाही फिर से शुरू करते हैं। क्या सरकारी वकील कंपनी के स्वामित्व के दस्तावेज लाए हैं, जैसा कि अनुरोध किया गया था? सरकारी वकील ने गला साफ किया। उन्होंने सामने की सीट पर बैठे एक भद्र व्यक्ति, कंपनी के प्रतिनिधि, की ओर देखा। उस आदमी ने उन्हें आंखें दिखाते हुए तुरंत बात शुरू करने का इशारा किया। कुछ अनिच्छा के साथ सरकारी वकील ने लिफाफा खोला। मान्यवर, कंपनी के अभिलेखागार की गहन जांच के बाद हमें इस जमीन से संबंधित कई लेन देन दस्तावेज मिले हैं। हालांकि हम प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षरित खरीद या बिक्री के किसी भी वैध प्रमाण या दस्तावेज को ढूंढने में असमर्थ रहे हैं। कमरे में अचानक हंगामा मच गया। न्यायाधीश ने हथौड़ा बजाया। तो आपके पास यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है कि कंपनी ने यह जमीन श्री जयानंद से वैध तरीके से खरीदी थी? सरकारी वकील ने आह भरी। मान्यवर, कमरे में फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। गांव के कई लोग जो कल दादाजी जयानंद का मजाक उड़ा रहे थे, अब उन्हें सम्मान और शर्म की निगाहों से देख रहे थे। वीरेंद्र की आवाज स्पष्ट थी। मान्यवर, इसका मतलब है कि यह जमीन अब भी दादाजी जयानंद की है और उन्होंने इसे कभी नहीं बेचा, इसलिए चोरी का आरोप खारिज किया जाता है। वीरेंद्र ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके बगल में दादाजी जयानंद चुपचाप बैठे रहे। वह जीत गए थे, लेकिन उनका दिल खाली था। न्यायाधीश ने आगे कहा, इसके अलावा हम एक आदेश जारी करेंगे कि इस जमीन का मालिकाना हक उसके असली मालिक को वापस कर दिया जाए। सबकी आंखें दादाजी जयानंद पर टिकी थीं। उन्होंने अपना सिर झुका लिया, अपने पतलून के कपड़े को कसकर पकड़ लिया। दशकों बाद जमीन उन्हें वापस मिल गई थी, लेकिन वह अब केवल एक बूढ़े व्यक्ति थे। उन्होंने अपना घर, अपनी पत्नी, अपना जीवन सब खो दिया था, और अब जो कुछ बचा था वह सिर्फ जमीन का एक खाली टुकड़ा था जिसका उनके लिए अब कोई मायने नहीं था। अदालत के अहाते में दादाजी जयानंद अकेले खड़े थे। वह रो नहीं रहे थे, वह बस वहां खड़े थे, अपनी सारी भावनाओं को अंदर ही अंदर घूमने दे रहे थे, एक ऐसे भंवर की तरह जिसे पता नहीं था कि कहाँ बहना है। वीरेंद्र उनके पास आया। उसके चेहरे पर आशा थी। दादाजी, सब खत्म हो गया, जमीन आपको वापस मिल गई है। हम और कागजात संभाल लेंगे ताकि इसे फिर कोई छीन न सके। दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपने पैरों के नीचे की जमीन को देख रहे थे, जैसे कोई खोई हुई चीज तलाश रहे हों। वीरेंद्र ने उत्साह बढ़ाने की कोशिश की। दादाजी, आप वहां एक नया घर बना सकते हैं। हम आपकी मदद करेंगे। मैं जितनी मदद कर सकता हूं, करूंगा। यह पहली बार था जब उन्हें अदालत में बुलाए जाने के बाद दादाजी ने आंखें उठाईं। बूढ़े व्यक्ति ने एक लंबी, थकी हुई सांस ली। उनकी आवाज टूटी हुई और कमजोर थी। मैं फिर से शुरू करने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। अब मेरे लिए उस जमीन का क्या फायदा? जो घर था वह अब नहीं है, मेरी पत्नी अब नहीं है, मेरा इंतजार करने वाला अब कोई नहीं है। वीरेंद्र ने उनकी बात को अस्वीकार करने की कोशिश की, लेकिन दादाजी की निराशा वास्तविक थी। मुझे माफ कर दो दादाजी, वीरेंद्र ने कहा। तभी गांव के कई लोग, जिनमें वे भी शामिल थे जिन्होंने उन्हें पहले ताना मारा था, उनके पास आए। उन्होंने सम्मान में सिर झुकाए। माफ करना दादाजी, हमें पता नहीं था, उन्होंने सच्चे दिल से कहा। लेकिन दादाजी जयानंद बस हल्के से मुस्कुराए, थकान से भरे हुए। मुझे घर या जमीन की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा। उन्होंने उन्हें उलझन में देखा। मुझे तो बस अपना खोया हुआ समय चाहिए। उनके बीच सन्नाटा छा गया। कोई भी समय वापस नहीं ला सकता था।
कोई भी दादाजी द्वारा अकेले बिताए गए दशकों के दर्द को मिटा नहीं सकता था। जमीन तो उन्हें वापस मिल गई थी, लेकिन उनका दिल बहुत पहले ही खाली हो चुका था। और पहली बार उनके आसपास के सभी लोगों को इस नुकसान का एहसास हुआ। वे माफी मांगना चाहते थे, गलती सुधारना चाहते थे, लेकिन वे इतनी लंबी खोई हुई चीज को कैसे वापस लाते। दादाजी ने एक लंबी सांस छोड़ी। उनकी आवाज लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। इतने सालों से मैं बिना किसी मकसद के जी रहा था। मैंने सोचा था कि अब शायद जाने का समय हो गया है। कोई इंतजार नहीं कर रहा, कोई परवाह नहीं करता। वीरेंद्र ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखें नम थीं। दादाजी, ऐसा मत कहिए। दादाजी ने सिर हिलाया। तभी भीड़ से एक छोटी, दुर्बल बच्ची अपने फटे हुए कपड़े पहने हुए नंगे पैरों पर सावधानी से आगे बढ़ी। उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था, एक टुकड़ा रोटी या पराठा, जिसे उसने मिट्टी से बचाकर रखा था। उसने इसे दादाजी की ओर बढ़ाया। उसका हाथ कांप रहा था। दादाजी, यह लीजिए। मेरी माँ ने कहा था कि आपको भूख लगी होगी। दादाजी जयानंद कांपते हाथों से रोटी ली। धन्यवाद बिटिया, उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा। बच्ची मुस्कुराई। मेरी माँ ने कहा कि यह आपकी जमीन है, यह आपका घर है। इतने समय से जो आंसू दादाजी ने रोके हुए थे, वे अब उनकी झुर्रीदार गालों पर बह निकले। उन्होंने उस बच्ची को देखा, एक ऐसा चेहरा जो उन पर विश्वास करता था। उन्हें उस जमीन की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्हें पता चला कि वह अब भी याद किए जाते हैं। उनका अब भी इस दुनिया में एक स्थान था। कांपते हाथों से उन्होंने धीरे धीरे रोटी का टुकड़ा खाया, और सालों में पहली बार उन्होंने अपने दिल में थोड़ी सी गर्माहट महसूस की। जमीन उन्हें वापस मिल गई थी, और लोग अब सच्चाई जानते थे, लेकिन उनका दिल अभी भी खाली था। वीरेंद्र उनके पास बैठ गया। दादाजी, आप क्या करेंगे? दादाजी जयानंद ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। क्या? मैं उस जमीन को अपने लिए नहीं चाहता। उनकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। मैं चाहता हूं कि वह उन लोगों के लिए घर बने जिन्होंने अपना घर खो दिया है, ठीक मेरी तरह। वीरेंद्र को विश्वास नहीं हुआ कि वह बूढ़ा व्यक्ति, जिससे सब कुछ छीन लिया गया था, अब भी देने का दिल रखता था। आप निश्चित हैं, दादाजी? दादाजी ने सिर हिलाया। उस चीज का क्या फायदा जिसे मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता? मैं चाहता हूं कि वह जमीन उन लोगों के लिए एक आश्रय बने जिन्हें घर की जरूरत है। वीरेंद्र की आंखों में लगभग आंसू आ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दादाजी जयानंद ऐसा कहेंगे। उस रात फैसला लिया गया बदला लेने के लिए नहीं, या खोई हुई चीजों को वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ ऐसा देने के लिए जो स्वामित्व से कहीं ज्यादा बड़ा था। कुछ महीने बाद जिस जमीन को लगभग जबरदस्ती छीन लिया गया था, उस पर एक साधारण सा घर खड़ा था। यह कोई भव्य घर नहीं था, कोई आलीशान इमारत नहीं थी, बल्कि उन बेघर लोगों के लिए एक आश्रय था जिन्हें जीने के लिए एक जगह की जरूरत थी। लोग अब उस जगह को जयानंद आश्रय के नाम से जानते थे। उन लोगों के लिए एक घर जिनके पास लौटने के लिए कहीं नहीं था। और दशकों तक अकेलेपन महसूस करने के बाद दादाजी जयानंद को पहली बार लगा कि वह सचमुच घर आ गए हैं।